तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो यूपी टेट ईवीएस के लिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग ज़्यादा बात न करते हुए तुरंत प्रश्न पर आते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की प्रकृति कैसी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है एकल विषयक, बी है द्वितीयक विषयक, सी है एकीकृत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह एक एकीकृत होती है। पर्यावरण की प्रकृति कैसी होती है? एकीकृत होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए, एकीकृत का मतलब क्या होता है? जो प्राथमिक स्तर में जो होता है, बच्चे को पढ़ाया जाता है पर्यावरण अध्ययन, वह एक एकीकृत के रूप में पढ़ाया जाता है। इनमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एक साथ जोड़ करके पढ़ाया जाता है, ठीक ना। तो इसलिए यह एकीकृत हो गई। एकीकृत का मतलब होता है मतलब सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण सबको एक साथ पढ़ाया, जोड़ करके पढ़ाया जाता है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है विषय की बुनियादी परिभाषाओं को याद रखना। याद रखना वाली बात तो एकदम गलत है। बी है कक्षा के अधिगम सीखने को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। सी है केवल परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। केवल शब्द नकारात्मक होता है, निगेटिव होता है, इसलिए गलत। और डी है छात्रों को वैज्ञानिक शब्दावली रटाना। रटाना शब्द क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी में चला जाएगा। कक्षा के अधिगम सीखने को स्कूल के बाहर के जीवन से भी जोड़ना जरूरी है, ठीक ना। एनसीएफ 2005 इस पर सबसे ज़्यादा जोर देता है कि जो वास्तविक जीवन और बाहरी दुनिया के जोड़ करके उसका अनुभव हो सके, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग विषयों के रूप में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? तो ऑप्शन नंबर है पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए। बी है क्योंकि बच्चा अपने परिवेश को समग्र रूप में देखता है। और सी है शिक्षकों की कमी के कारण। और डी है भारत सरकार की ऐसी नीति है। तो देखिए, क्योंकि बच्चों को जो होता है अपने परिवेश को समग्र रूप में देखने के लिए, या बच्चा जो होता है अपने समग्र रूप में क्या करता है? देखता है, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए कक्षा 1 से 5 तक बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को अलग अलग, जैसे विज्ञान है, इतिहास है, ठीक ना, नहीं देखता है, बल्कि पूरे पर्यावरण को एक ही रूप में देखता है। इसीलिए अलग अलग विषयों में नहीं पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द इन्विरोनर से हुई है, ठीक ना। तो लैटिन से, फ्रेंच से, ग्रीक से, अंग्रेजी से। तो देखिए, ये जो हुई है यह फ्रेंच शब्द से हुई है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो अर्थ होता है पड़ोस या घेरना, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का एक सामाजिक सांस्कृतिक घटक है? ऑप्शन नंबर ए नदियाँ और पहाड़, बी है वनस्पति और जीव, सी है परिवार और त्यौहार, और डी है सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा। तो देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक घटक की बात कर रहा है तो परिवार और त्यौहार हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नदियाँ, पहाड़, जीव जंतु ये सब प्राकृतिक घटक है, जबकि परिवार, विवाह, त्यौहार, सांस्कृतिक और रीति रिवाज मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक घटक होते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस को एक अलग
पाठ्य पुस्तक के रूप में क्यों नहीं रखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 है क्योंकि इन कक्षाओं में या इन कक्षाओं के बच्चों जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। बी कह रहा है इसे भाषा और गणित के माध्यम से समेकित किया गया है। सी है पाठ्यक्रम को हल्का करने के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 1 और 2 के में जो पर्यावरण की कोई अलग किताब नहीं होती है। बच्चा पर्यावरण से जुड़ी हुई बुनियादी बातें अपनी भाषा की कविताओं, कहानियाँ और गणित के खेल में सीखता है, ठीक ना। तो इसलिए इसको नहीं रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में अनुभवजन्य अधिगम का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 ब्लैक बोर्ड से नोट्स कॉपी करना, बी है स्वयं करके या प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से सीखना, सी है पाठ्यपुस्तकों को बार बार पढ़ना और डी है गृह कार्य समय पर पूरा करना। तो देखिए अनुभव की बात हो रही है। जब बच्चा स्वयं किसी पौधे को उगते हुए देखता है या किसी स्थान पर भ्रमण करता है तो वह एक अनुभव लाता है। वह अनुभव लाता है जो जिसको बोलते हैं अनुभवजन्य अधिगम, ठीक ना, जो अस्थाई होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जैविक घटक में किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 जो जैविक घटक होता है हवा, पानी और मिट्टी, बी है पेड़ पौधे और जीव जंतु, सी है मकान और सड़कें और डी है धर्म और संस्कृति। देखिए धर्म और संस्कृति जो है मानव निर्मित है, यह जैविक घटक में नहीं आएगी। हवा, पानी, मिट्टी ये जैविक घटक नहीं है क्योंकि इसमें जीव नहीं होते, ठीक ना, अजैविक घटक है। मकान सड़कें ये भी नहीं होगा। पेड़ पौधे और जीव जंतु ये जो जैविक घटक होते हैं, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं को स्थान क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे अमूर्त रूप से नहीं सोच सकते, ठीक है। बी कह रहा है क्योंकि शिक्षक इन्हें पढ़ा नहीं सकते। शिक्षक वाली बात तो ये गलत है, क्यों नहीं पढ़ा सकते, परिभाषा नहीं पूछी जाती, गलत। किताबें भरी हो जाती है, भरती है नहीं, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य सरोकार या कराए पर्यावरण अध्ययन का मुख्य सरोकार क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल प्रदूषण को रोकना नहीं, बी है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना, ये भी नहीं, सी है मानव और उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों को समझना, ये बात ठीक है, ठीक ना। केवल वाला शब्द गलत हो जाएगा, निगेटिव होता है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। पर्यावरण अध्ययन की व्याप्ति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपदा प्रबंधन, बी है पारिस्थितिकी और संरक्षण, सी है स्वास्थ्य और स्वच्छता और डी है उपयुक्त सभी। देखिए व्याप्ति में क्या होता है, ये भी आता है, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। व्याप्ति मतलब व्यापक, बहुत व्यापक। इनमें स्वास्थ्य, भोजन, जल, आवास, पेड़ पौधे, प्रदूषण और आपदा जैसे जो आपदा से बचाव के लिए सभी विषय इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार ईवीएस में मूल्यांकन का मुख्य तरीका क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है सत्र के अंत में लिखित परीक्षा, बी है सतत अवलोकन और उपचारात्मक शिक्षण, सी है बच्चों को रैंक या ग्रेड देना, सी और डी है केवल मौखिक प्रश्न पूछना। केवल शब्द गलत, ग्रेड वाला भी नकारात्मक होता है, सत्र के अंत में नहीं होना चाहिए। सतत अवलोकन और उपचारात्मक शिक्षण, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना।
आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। वर्तमान में एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित प्राथमिक स्तर के ईवीएस पाठ्यक्रम को कितने मुख्य थीम में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर 4, 6, 8, 5। तो देखिए कुल 6 थीम में बांटा गया है। कितने? कुल 6 थीम में। कौन कौन थीम है? पहला जो है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है आवास या आश्रय बोलते हैं उसको, चौथा है पानी, पांचवा है यात्रा और छठा है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक ना? एक बार और थीम समझ लीजिए। 6 थीम कौन कौन सी है? परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय या आवास, पानी, यात्रा और जो हम चीज़ बनाते हैं और करते हैं। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी थीम परिवार और मित्र की उप थीम है? भोजन, आवास, कार्य और खेल, यात्रा। देखिए जो परिवार और मित्र की जो उप थीम होगी वह कार्य और खेल होती है। ठीक ना? परिवार में कार्य करना होता है, खेल बच्चा खेलता भी है, कार्य भी करता है। ठीक ना? परिवार और मित्र की अंतर्गत कुल 4 थीम है। आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे। ये ध्यान रहे, परिवार मित्र के अंतर्गत कुल कितनी थीम है? 4 थीम। कौन कौन सी? आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। ठीक है? आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में थीम आधारित उपागम को क्यों अपनाया गया? ऑप्शन नंबर 1 है अध्यापकों का काम आसान करने के लिए, बी है विषयों की सीमाओं को तोड़कर एक संयुक्त और अंतर संबंधित समझ विकसित करने के लिए, और सी है बच्चों को कम पढ़ाना पड़े इसलिए, और डी है कि यह केवल एक फैशन है। तो फैशन नहीं है, कम पढ़ाने वाली बात नहीं है, ये आसान वाली भी बात नहीं है। ठीक ना? कोई चीज़ आसान और कठिन नहीं होती। तो विषयों की सीमाओं को तोड़कर एक संयुक्त और अंतर संबंधित समझ विकसित करने के लिए, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन नंबर 1 है पर्यावरण के प्रति चेतना और संवेदनशीलता जगाने के लिए। ठीक है। बी है जंगलों को काटकर, काटने वाली बात तो एकदम गलत हो जाएगी। केवल स्कूल का रिजल्ट सुधारने के लिए, ये भी गलत। केवल, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कहानियों और कविताओं का प्रभावी उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, बी है संदर्भगत अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए, और सी है बच्चों की भाषा सुधारने के एकमात्र तरीके के रूप में, और डी है पाठ को जल्दी समाप्त करने के लिए। ये पाठ को जल्दी समाप्त करने वाली बात नहीं है, एकमात्र जो तरीका है, इससे भी नहीं काम बनेगा। संदर्भ अधिगम, जो संदर्भगत अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए, ये बात ठीक है। जो संदर्भ मतलब अर्थ जिसका हो। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। इतना गर्मी है कि ना पसीना हो रहा है, एकदम परेशान हो गए लोग। सतत विकास का क्या अर्थ है जो ईवीएस की व्याप्ति का एक मुख्य हिस्सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है केवल वर्तमान पीढ़ी का विकास करना, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। बी है संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी वे बचे। ये बात बिल्कुल सही है। संसाधन का ऐसे उपयोग करो कि भविष्य में जो पीढ़ी आ रही है उसको भी बची रहे। ठीक ना? ऐसा मत करो कि सब खत्म कर दो और भविष्य की पीढ़ी जो है समाप्त हो जाएगी उसी तरह, जब कोई संसाधन रह ही नहीं जाएगा। तो ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य लाभ क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को पिकनिक का आनंद देना, बी है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, सी है शिक्षकों को आराम देना, और डी है स्कूल की फीस का सही उपयोग दिखाना। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ प्रत्यक्ष अनुभव करना, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 20वां। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं, थीम के अंतर्गत बच्चे क्या सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 केवल चित्रकारी नहीं, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, हल हस्तशिल्प और तकनीकी प्रक्रिया। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए रटने की प्रवृत्ति पर, नहीं। पूछताछ और खोज अधिगम को, ये बात ठीक है, खोजे जो अधिगम है इस पर बढ़ावा देना चाहिए। केवल शब्द नकारात्मक होता है, जो कड़ी प्रतिस्पर्धा है ये भी नकारात्मक, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सरल से कठिन की ओर, बी है ज्ञात से, देखिए सरल से कठिन की ओर ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ठीक है, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं, ये मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए, तो यही वाला नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर नहीं पूछा है। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में दंत कार्य का क्या मुख्य उद्देश्य होता है। जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, दंत कार्य, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को घर पर व्यस्त रखना, गलत बात। अभिभावक को खुश रखना, नहीं। अधिगम के विस्तार के अवसर प्रदान करना, ये बात ठीक है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। सामुदायिक संसाधन जैसे किसान, डॉक्टर या बढ़ई ईवीएस शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि ये मुफ्त में आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बी है यह वास्तविक और प्रमाणिक सीखने के अवसर प्रदान करता है, ये बात ठीक है। खर्च वाली बात नहीं, सिर्फ आवश्यकता क्यों नहीं होती है, तो इसका सही आंसर बी पे चला जाएगा। जैसे मान लीजिए जब एक किसान कक्षा में आकर खेती के बारे में बताता है तो बच्चे किताबों से कहीं ज़्यादा वास्तविक और सटीक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो बताता है, ठीक ना, उससे। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। ईवीएस की कक्षा में मानचित्रण कौशल विकसित करने से बच्चों में क्या सुधार होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो जाती है, बी है स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशाओं की समझ विकसित होती है, और सी है वे बिना जीपीएस की यात्रा कर सकते हैं, और डी है वह केवल सब तो पहले गलत। जो मानचित्र कौशल होता है ना, इसमें स्थानों के सापेक्ष की स्थिति और दिशाओं की अच्छी समझ हो जाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियाँ और खेल शामिल करने का क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को भ्रमित करना, भ्रमित वाली बात तो गलत है। कक्षा के नीरस वातावरण को तोड़ना और आलोचनात्मक सोच विकसित करना, ठीक है। समय बिताना जब शिक्षक व्यस्त हो, ये भी गलत। केवल वाला तो गलत, ये बात सही। जो नीरस वातावरण होता है उसको तोड़ करके आलोचना करना और उसे अच्छा रूप से विकसित करना वातावरण को, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सहयोग और न्याय के प्रति सरोकर या सरोकार, ठीक है, सॉरी सरोकार। बी है केवल आ गया गलत, केवल आ गया गलत, फेल पास करना नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सहयोग और न्याय के प्रति सरोकार रहना, ठीक ना। बच्चों के मूल्य जैसे मतलब दूसरे के साथ मिल करके काम करना, सहयोग करना, पर्यावरण को मजबूत बनाना, ठीक ना, यह जो होता है एक न्यायपूर्ण या सरोकार की आकलन किया जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। एक पर्यावरण शिक्षक के रूप में यदि आपको किसी छात्र की सृजनात्मकता का आकलन करना है तो आप कैसे और कौन सी विधि चुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 उसे याद वाली बात तो पहले गलत। किसी कबाड़ वेस्ट मटेरियल से उपयोगी वस्तु बनाने को कहेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना।
आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए 3R मतलब 3Rs का क्या अर्थ है? रीड, राइट, स्पीक, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, रियल, रेयर, रॉ, रिमूव, रिप्लेस, रिपेयर। तो रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, ये ऑप्शन बी वाला करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक ना। रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग करना, रियूज का मतलब दोबारा उपयोग करना, रिसाइकल का मतलब होता है पुनः चक्रण करना, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, आज का आखिरी क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बाल केंद्रित है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक को चाहे वह पढ़ा सकता है। बाल केंद्रित की बात कर रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं, शिक्षक जो चाहे वो नहीं पढ़ा सकता है। बी है बच्चों की अनुभव आवश्यकताओं और उनके स्तर को केंद्र में रखकर शिक्षण करना, ये बात सही है, बच्चों के अनुसार पढ़ाना है, ठीक ना। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।